अगर लोहा हो तो साथ रहो आज के, अगर लोहा हो तो साथ रहो आज के। तपोगे गलोगे, तपोगे गलोगे, कभी हथियार हथौड़ा या हथियार में ढलोगे, कभी हथियार हथौड़ा या हथियार में ढलोगे। जो पड़े रहे कहीं भी तो लगेगी जंग, जो पड़े रहे कहीं भी तो लगेगी जंग। बदल जाएगा रंग ढंग, रंग ढंग, रंग ढंग। कबाड़ कहलाओगे, कबाड़ के भाव ही आके जाओगे। कबाड़ कहलाओगे, कबाड़ के भाव ही आके जाओगे। अगर लोहा हो तो साथ रहो आग के, अगर लोहा हो तो साथ रहो आग के, साथ रहो आग के, साथ रहो आग के, साथ रहो आग के। पर्दे खोलता हूँ शब्दों के, अनावृत देखना चाहता हूँ, हथेली में रगड़कर सूंघना चाहता हूँ, अर्थों को गूंथ कर बनाना चाहता हूँ रोटियां। कुछ थक कर चूर हो जाएंगे हम, जब थक कर चूर हो जाएंगे हम और भूख से बिलबिलाएंगे हमारी आंतें, खाएंगे उन्हें नमक लगाकर कच्ची प्याज के साथ। केवल रोटियों तक की बात कर रही होती थी, बात बनती नहीं, बल्कि जब बिलबिलाएंगे हमारी आंतें तो खाएंगे उन्हें नमक लगाकर कच्ची प्याज के साथ। जिन्हें पूजा हो गए पत्थर, पूजते पूजते पत्थर लोग भी हो गए पत्थर, देवता भी पत्थर, पुजारी भी पत्थर, सब पत्थर, बस पत्थर ही पत्थर। प्रियदर्शन जी के गुलजार को याद करते हुए मैं एक दो लाइनें कहना चाहूँगा कि शायरी का जिक्र जो तूने किया हम सकुन, क्या तीर सब मेरे सीने में मारा क्या है। तो कविता की बात सुनते ही थोड़ी सी मुझे बेचैनी होने लगती है, क्योंकि मैं कवियों और कविताओं के आतंक से इतना ज़्यादा, मैं कहना चाहिए कि विचलित और विगलित और वो विस्मित हूँ कि मुझे बिल्कुल भी आशंका नहीं थी कि मुकेश जी कविता लिखते होंगे
मैं उन्हें बहुत भला आदमी मानता था और लगातार हमारे यहाँ कॉलम पिछले 5-6 साल से लिख रहे हैं, जीवंत समस्याओं पर लिख रहे हैं और बहुत अच्छे कॉलम लिख रहे हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो अच्छा कॉलम लिखे, अच्छा पत्रकार हो, वो कभी भी हो, ऐसा मैं मानता नहीं। या मुझे लगता नहीं, अशोक जी तो मानते हैं कि आपकी तो कवि ना हो तो ज़िंदगी कैसे चलेगी? नहीं चलेगी। नहीं, इसलिए मुझे अनधिकार रूप से यहाँ बोलने के लिए कहा गया है। मुकेश जी के जो कॉलम हमारे यहाँ लिखते हैं, कसौटी, उसका संकलन आएगा तब शायद मुझे ज़्यादा, मैं अपने आप को एक तरह से संयत और सुखी महसूस कर सकूँगा। इस अवसर पर तो मैं सिर्फ उन्हें हार्दिक बधाई देता हूँ कि वो इस तरह ही छुप छुप कर कविताएं लिखते रहें और हम लोगों के जीवन को थोड़ा सा शांति में रखें तो अच्छा है। जब सुबह सवेरे नाम का एक कार्यक्रम दूरदर्शन पर आता था, शुरू किया था इन्होंने, जिसमें किताबों के बारे में बातचीत हुआ करती थी सुबह, जो आजकल आज सवेरे नाम से चल रहा है। ये शुरुआत मुकेश जी ने की थी और उस कार्यक्रम के सिलसिले में उनसे मेरा परिचय हुआ और वो बातचीत थी, केवल सवाल जवाब नहीं हुआ करता था। तब इनके साहित्य प्रेम का मुझे पता चला था। मुझे नहीं मालूम था कि उनके अंदर एक कवि बैठा हुआ है और तब भी शायद वो कविताएं लिखते रहे हों, मैं नहीं जानता। लेकिन अचानक मेरे लिए ये विस्मयादिबोधक था कि कवि के रूप में सहसा वो प्रकट हुए। तो कोई कवि बन जाए शायद संभाव्य है। बहुतों के अंदर एक सुप्त कवि बैठा रहता है, कब वो प्रकट हो जाएगा कहा नहीं जा सकता है। तो प्रीतिकर आश्चर्य हुआ कि मुकेश जी के अंदर सचमुच एक कवि था। कवियों पर, कविता के बारे में बातचीत करते करते कहीं न कहीं वो जो सुप्त या कवि था वो जाग उठा और प्रीतिकर आश्चर्य हुआ ये संग्रह देख करके। कभी सांस नहीं ली। जब किताब छप गई तभी मालूम हुआ कि ये कवि है और कविता संग्रह इनका है और राजकमल से वो छपा है। मैं पढ़ गया और अनेक कविताएं सचमुच कवि के रूप में एक सुषुप्त जो कवि था उनका वो प्रकट हुआ है। और महत्वपूर्ण अशोक जी यदि इसका जिक्र कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि कवि हैं। ये समाज जो आज दिखाई पड़ रहा है इससे बल मिलेगा और मैं समझता हूँ कि मुकेश जी का एक लौता ये नहीं रह जाएगी संस्कृति, बल्कि आज का ये समारोह उन्हें प्रेरणा कर देगा कि असल में यही धंधा उनका है। नाहक वो मीडिया में सिर खपा रहे थे। देर आए दुरुस्त आए। बधाई। पत्रकार का काम कुछ ऐसा है जो खुरदरा सा है, जो कटाफटा सा है, जो पठारों से गुजरता हुआ सा है। वो तल्ख बातें कहता है, तल्ख बातें सुनता है, तल्ख बातें ही बताना ज़्यादा पसंद करता है क्योंकि वो उसका पेशा है। पर इस तल्खी के बीच में उसके अंदर एक ऐसा कोना होता है जो शायद कवि का कोना होता है। और आमतौर पर पत्रकार अपने आप को कवि कहना नहीं चाहते। वे चाहते हैं उनकी पहचान एक पत्रकार के तौर पर हो जिसके पास सिर्फ दिमाग, दिमाग और दिमाग है। लेकिन उस सारे दिमाग के बीच में जब कोई ये भी कह देता है कि मेरे पास एक दिल भी है, मेरे पास एक संवेदना भी है और मेरा मन कभी कभी धड़कता भी है और कभी कभी रोता भी है, तब लगता है कि पत्रकार वाकई में पूरी तरह से पत्रकार हुआ। और मुकेश जी की कविताओं को पढ़ने के बाद इस बात का आभास एकदम पुख्ता तौर पर होता है कि जिस तरह के पत्रकार को हम देखना चाहते हैं, उसके हाथ में जब इस तरह की एक नाजुक कविता को लिखने का भाव आता है तो शायद वो एक बेहतर पत्रकार के तौर पर उभर कर सामने आता है। मैंने मुकेश जी की जिन कविताओं को पढ़ा उसके बाद कुछ बातें महसूस की। एक बात जो मैंने महसूस की
कि कुछ लोग कविता लिखते हैं और कुछ लोग कविता को जीते हैं। मुकेश जी उन लोगों में से एक हैं जो कविता में जीते हैं और कविता को जीते हैं। इसके अलावा मुझे एक और बात जो महसूस हुई कि कई बार जो बाजार का बंधन है जिससे हर पत्रकार गुजरता है, उस दबाव से गुजरता है और उस संकट से गुजरता है, उस सारे बंधन के बीच पत्रकार के लिए कहना बहुत मुश्किल होता है कि बस अब बहुत हुआ। उसके लिए ये कहना भी बहुत मुश्किल होता है कि इतने बड़े दबावों के पठारों और पहाड़ों के बीच में से गुजरते हुए मेरे लिए खुद को जिंदा रखना इतना मुश्किल है, मैं औरों को जिंदा रखने के लिए क्या करूं? लेकिन वो ये भी जानता है कि दोस्तों, ये एक ऐसा बाजार है जहां मुस्कुराओगे तो टिकोगे और जिस दिन मुस्कुराना छोड़ दोगे बाहर निकाल दिए जाओगे। मैं नहीं जानती कविता किसकी थी, लेकिन मैंने पढ़ी थी और मुझे ये लगा कि ये किसी भी जर्नलिस्ट की जिंदगी का बहुत अहम हिस्सा है। तो मुकेश जी की कविताओं में मुझे बार बार लगा कि जो बाजार का बंधन है, उस बंधन को उन्होंने कविताओं के चंदन के जरिए समेटने की और जोड़ने की कोशिश की और खूबसूरत कोशिश की। मुझे खुशी इस बात की है कि मुकेश जी के बहाने एक पुल बना है फिर से साहित्य और पत्रकारिता के बीच का, और एक ऐसा पुल बना है जो गंभीर है, संवेदनशील है, जिसमें कथ्य भी है, जिसमें सच भी है और उसमें बहुत सारी वैसी बातें भी हैं जो कालीन के नीचे बहुत दिनों तक दबाई गई थी। हम जब ये कहते हैं कि पत्थर दिल रोया नहीं करते और हमने देखी हैं पहाड़ों से निकलते हुए झरने, मुझे लगा मुकेश जी की कविताओं को पढ़ने के बाद कि वाकई में पत्रकारिता की जो बहुत खुरदरी, बहुत ही बेमानी कई बार दिखती हुई, बहुत ही नाराज से दिखती हुई, बहुत ही उछलती कूदती, बहुत ही परेशान करती हुई और सिलवटों से भरी हुई पूरे के पूरे इस पूरे व्याकरण में अगर कुछ कवि हैं और वो कवि अपनी कविता के जरिए से खबर को देखते हैं, तो शायद जयपुर में जो घटना हुई वो बार बार ना हो कि एक औरत मर जाए, एक बच्चा मर जाए और लोग गुजर जाएं, किसी के दिल को कुछ ना हो। एक निर्भया मर जाए और कोई ये कहे कि निर्भया जिंदा रहती तो ये होता, ये होता, ये होता और असल में कुछ भी नहीं होता। एक कवि का न्यूज़ रूम में होना बहुत बड़ी बात है। मैं मुकेश जी को बधाई देती हूँ और मैं वाकई ये कामना करती हूँ कि उनके अंदर का कवि लगातार बड़ा हो और उतना ही बड़ा हो जितना बड़ा उनके अंदर का पत्रकार है। इस कविता संग्रह का आना मेरे लिए एक पत्रकार और साहित्य के बीच कोई गैप है, ये मैं नहीं मानता हूँ। और अतीत भी नहीं, पता नहीं भ्रम कहाँ से बना है कि पत्रकारिता और साहित्य में मतलब रघुवीर साहब पूरे पत्रकार थे और पूरे कवि थे। ऐसे तमाम लोगों की एक बड़ी फहरिस्त है। यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो मुकम्मल कवि भी हैं और मुकम्मल पत्रकार भी बने। खैर, लेकिन मुकेश जी का ये संग्रह निजी तौर पर मेरे लिए बहुत मायने रखता है। इसकी एक वजह कि जब 1993 में जब दिल्ली आया था पहली बार, तो पांडव नगर के जिस मकान में हम सबका ठिकाना बना था, उसने एक भरा पूरा घर दिया, एक भरी पूरी बिरादरी थी जो आज तक कायम है। उस घर में नीरेंद्र नागर रहते थे, मुकेश कुमार पापोरी रहते थे और बहुत सारे लोग आते जाते रहते थे। आज इस सभा में सब हैं, अनुराधा आई हुई हैं, मैं देख रहा हूँ भोपाल से ब्रजेश राजपूत आगे जो थे, अब पुरवाई हो गई जो उन दिनों नहीं थी, जो सवेरे नीचे मुझे फूल दे आई थोड़ी देर पहले। ये तमाम लोग हैं। तो मेरे लिए वो यात्रा इस बात को भी याद करने का माध्यम कि हम सब ने कहाँ कहाँ से शुरुआत की थी और कहाँ कहाँ हम लोग धीरे धीरे ठिठकते रास्ता भटकते खोजते कहाँ आ पहुँचे। तो मुकेश जी का संग्रह मेरे लिए इस भावुक ढंग से, बल्कि बालमुकुंद जी आते थे, सुजाता, इन तमाम लोगों को मैं देख रहा हूँ, इराथी। तो एक बड़ा समूह था उन दिनों युवा पत्रकारों का जो अपने अपने रास्ते खोज रहा था। मेरे लिए, चूंकि मैं भी कविताएं लिखता रहा हूँ, एक पत्रकार क्यों कविताएं लिखना चाहता है, जो जवाब मैं अपने लिए देता था, मैंने देखा कि मुकेश जी ने वही जवाब दिया। बहुत कुछ अनकहा रह जाता है, लगता है अपने किए हुए पे जंग सी लग रही है। तो कविता कहीं शायद अपने आप को जंग से बचाने की कार्रवाई भी है। इत्तेफाक से कविता संग्रह के बिल्कुल शुरू में जो भूमिका है वो बड़ी अच्छी भूमिका भी नहीं, लोहा के नाम से कविता ने डाल रखी है। अगर लोहा हो तो साथ रहो आग के, तपोगे गलोगे, कभी हंसिया कभी हथौड़ा या हथियार में ढलोगे। जो पड़े रहे कहीं भी तो लगेगी जंग, बदल जाएंगे रंग ढंग, कबाड़ कहलाओगे, कबाड़ के भाव ही आंके जाओगे।
तो शायद मुझे लगता है कि अपने आप को जंग होने से, अपने आप को सड़ने देने से, हम सबके भीतर बहुत सारा सोना कब मिट्टी हो जाता है पता नहीं चलता। हम सोचते हैं अब लिखेंगे तब लिखेंगे, तो सारे सारा खजाना कहीं गायब होता रहता है और लगता है कि बहुत सारा कुछ था जो अनकहा रह गया। फिर संग्रह की पहली कविता में देखता हूँ अनकहा। एक कविता है जो अजन्मी कविता है। बहुत सारी कविताएं शायद कोख में मर जाती हैं, कविताओं की वजह से भ्रूण हत्या हो जाती है। इस संग्रह में ऐसी कविताएं, बादल की कविता पढ़ते हुए जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की याद आती रही। लगा कि पाश को लेकर एक कविता है बाकायदा, और एक कविता सबसे बुरा समय उसका नाम मैं निकालता हूँ, मुझे बिल्कुल पाश के सबसे खतरनाक होता है कि याद दिलाती है। तो कविता तो आस्वाद जो है मुकेश जी में मुझे ऐसी कई जगहों पे मिलता है जहाँ वो बड़ी सहजता से अपनी बात करते हैं। उस द्वंद्व के पार मुझे लगता है जाने की जरूरत है। हम बहुत सारी गूंजने वाली कविताओं को व्यर्थ होता, बहुत सारी बादल गर्जना करने वाली कविताओं को व्यर्थ होता देख चुके हैं। तो मुझे लगता है कहीं मुकेश जी की कई कविताओं में वो बात है, आक्रोश है, गुस्सा है, एक तरह की बेचैनी है, और अचानक कविता ठिठक के लगता है कि अपने आप से सवाल करने लगती है। मुझे याद है कि मुकेश मेरे बहुत प्रिय मित्र हैं और बहुत एक तरह से छोटे भाई की तरह से बड़ा लंबा हम लोगों का साथ है। मुझे लगता 20 साल हो गए होंगे, 18-20 साल, जब इन्होंने अचानक एक दिन अपनी एक कविता मुझे सुनाई। और ये मुकेश जानते हैं कि मैंने कितनी कटुतम आलोचना उसकी की। वो जमाना इस तरह का था कि जब जैसे एजेंडा पे क्रांति थी, जो प्रियदर्शन जी ने एक दौर की तरफ जो इशारा किया है, हम लोग खुद वैसे लिखते थे कविताएं। लेकिन कुछ अकलदार देर से निकलती है, पता नहीं निकली या नहीं, कई लोगों की नहीं भी निकलती। तो लेकिन कुछ ऐसा लगने लगा था कि बात सिर्फ उतनी नहीं है। अगर विचारों को आप एक परिधान पहना दें तो वो कविता नहीं हो सकती। तो मैंने काफी कठोर आलोचना इस बात को लेके कही कि ये गुस्सा और ये जो नफरत ये जायज है, लेकिन ये कविता नहीं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इतने हम लोग के अंतरंग संबंध होते हुए बहुत कटुतम हमारी आलोचना में करता रहा हूँ बहुत सारी। और इन अलग अलग कविताओं की जब मुकेश सुनाते थे तो हम लोग उस पर चर्चा करते थे, एक एक पंक्ति को लेकर के बात करते थे। लेकिन एक तब्दीली मैंने धीरे धीरे मुकेश में महसूस की। उसकी वजह ये थी कि मुकेश जिस चीज जो भी काम करते थे पत्रकारिता में, आपने जिक्र किया, उसके डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन जो भी कविता ये लिखते थे बड़ी तल्लीनता के साथ लिखते थे और बड़े, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, एक पैशंस के साथ। सबसे बड़ी विशेषता इनकी कविता की मुझे यही लगती है कि ये बहुत तल्लीनता से लिखी हुई कविताएं हैं और बहुत पैशंस के साथ लिखी गई। और कैसे एक छोटी चीज को लेकर के एक बड़ी बात, एक बड़ी सीमा तक, दूर तक ले जाने की जो प्रवृत्ति कवि की होती है, मुझे लगता है ये मुकेश में छोटी छोटी ऐसी बिल्कुल चीजें, ऐसी मैं कविताओं का मैं चाहता था उल्लेख करता, लेकिन मैं नहीं चाहता कि जिनको मैं खुद सुनना चाहता हूँ बड़ी उत्सुकता से बहुत बाधा बनूं। इसलिए उस मोह को त्याग के मैं केवल ये इशारा करना चाहूंगा कि आप देखेंगे कि अनेक ऐसी कविताएं इस संग्रह में जो एकदम उपेक्षित या जिसकी तरफ नजर भी नहीं जाती, ऐसी चीजों को लेकर के एक बड़ी बात कही गई है, बड़ी दूर तक उसकी गूंज जाती है। मैं ये खोजने की कोशिश करता हूँ कि शब्द के प्रति कितना सजग है कवि, और ये अंधेरों के बढ़ने गहराने का उसका एहसास कैसा और कितना है उनकी कविता का। और एक ज़माना था जब शब्द के बारे में कविता लिखना या कविता के बारे में कविता लिखना बहुत ख़राब माना जाता था। बहुत कम कविताएं शब्द के, इसमें शब्द के बारे में सौभाग्य से कुछ कविताएं हैं। चावल के चंद दानों की तरह शब्दों को हाथ में लेकर देखो, नाक के करीब लाकर इन्हें सूंघो, समय का सही सही हाल बता देते हैं। और इसी का एक और अंश है, शब्दों के आगे हाथ फैलाया भी तो इतना कि गर्दन तनी रहे और आंखें भी न झुकें। उन्होंने भी लिहाज रखा है हमारा, हमारी मजबूरी हमारे बीच ही रही, कभी शर्मिंदा नहीं होने दिया औरों के सामने।
और एक और कविता में परतें खोलता हूँ शब्दों की, अनावृत देखना चाहता हूँ उन्हें। हालांकि मुझे ये लगता है कि ये अनावरण अभी इन कविताओं में उतना नहीं हुआ है शब्दों का, जितना कि होना चाहिए। दूसरा है अंधकार। वेदनाएं रहती हैं मेरी आत्मा के अंधकार में। अव्वल तो आत्मा हमारे यहाँ बहुत उजली उजली चीज मानी गई है ना आमतौर पर, तो उसमें ये कहना कि ससुरे में अंधकार है और उसमें वेदनाएं रहती हैं, और आगे फिर ये भी है प्रज्वलित करें आत्मा के अंधकार को। रोशनी के शहर में गुम हो गए, उजाले की तलाश में निकले कारवां। अब मुझे नहीं मालूम कि ये रोशनी के शहर में और उजाले की तलाश में इनके बीच एक विपर्य ऐसा बनता है जो दिलचस्प है। हमें ना तो रात का ओर छोर पता था, न उसकी कालिमा की सघनता जानते थे। गुजर गया सारा वक्त अंधकार में, विचारों की धार कितनी भी तेज हो, वह हथियारों का विकल्प नहीं बन सकती। मुझे याद आता है कि एक और घटना, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपाततः कवि नहीं होते लेकिन कविता फिर भी लिखते हैं। डॉग हैमरशोल्ड नाम के एक संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव थे। कोई नहीं जानता था जीवन भर कि वो चुपचाप कविता लिखते हैं। उनके मृत्यु के बाद उनका एक कविता संग्रह मार्किंग्स नाम से W.H. ऑडन ने अंग्रेजी में अनुवाद कर छापा, और उसकी एक पंक्ति मुझे अभी भी याद है, टू गैदर एवरीथिंग इनटू अ सिंपल सैक्रिफाइस। कवि लोग शायद ही ऐसा कर पाते होंगे, टू गैदर एवरीथिंग इनटू अ सिंपल सैक्रिफाइस, पर कोशिश इसकी करते रहना चाहिए कि सारी चीज़ों, विचारों, घमासान के बावजूद कभी ऐसा हो कि ऐसा उत्सर्ग करने की हिम्मत और करने का साहस, ये करने का अवसर आए तो हम चूकें नहीं। वैसे मुकेश कुमार को बधाई। पत्रकारिता के जरिए साहित्य को एक जो यथार्थ से सीधे मुठभेड़ होती है, परिचय होता है, वो मिलता है। और जब ये दोनों अलग अलग खाने में चले जाते हैं तो दोनों का नुकसान होता है। तो मैं इस धारणा का हमेशा से विरोधी रहा, और यही वजह थी कि पत्रकारिता करते हुए भी मैं लगातार साहित्य से जुड़ा रहा। बेशक मैंने कभी ये जाहिर नहीं किया कि मैं कविताएं भी लिखता हूँ, और सच बात तो ये है कि मुझे कभी ये आत्मविश्वास नहीं था कि मैं कविताएं ढंग की लिख भी पाता हूँ। आज ये जो कविता संकलन आपके सामने है, इसमें 2-3 लोगों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। एक मेरी जीवन संगनी पापोरी का, जो मेरी एक एक कविता की पहली पाठक, प्रशंसक, आलोचक, निंदक सब रही है, और उसके संपादन से एक तरह से गुजरी हैं सारी कविताएं। मेरे पापा जो अभी यहाँ हैं, उन्होंने मुझे एक तरह से फोर्स किया कि कविताएं छपनी चाहिए, लोगों तक जानी चाहिए। कविताएं मैं क्यों लिखता हूँ इसकी कोई ख़ास वजह नहीं है। मुझे लगता है कि जो कुछ मैं दूसरे माध्यमों में व्यक्त नहीं कर पाता था, जिसकी कोई गुंजाइश नहीं थी, उसे मैं अपने शब्दों में कविता के रूप में लिख कर रख लेता था। वो अभिव्यक्त वहाँ हो जाती थी, और वही धीरे धीरे इकट्ठी होती चली गई, और संकलन के रूप में आपके सामने। कविताएं कैसी हैं, अच्छी हैं, बुरी हैं, ये आप लोग पढ़ेंगे और आप बताएंगे। लेकिन मुझे निश्चित रूप से आज काफ़ी संतोष हो रहा है, खुशी हो रही है कि तकरीबन 30 सालों में
जो कुछ मैंने लिखा है उसका बहुत बड़ा हिस्सा इस संकलन में समावेश उसका हो गया है। जंगलों की तरह हो जाए मेरी कविता, खड़ी हो जाए ऊंचे दरख्तों की तरह, नरम मुलायम घास के साथ, फूल कांटे सब हो उसमें और एक जंगली सुगंध से सराबोर हुआ। दुआ करो कि घने जंगलों की तरह हो जाए मेरी कविता, मेरी कविता, मेरी कविता, मेरी कविता। दुआ करो कि जंगली हो जाए मेरी पंक्तियां, उन्मुक्त विचरे वनों में अपनी आदिम ध्वनियों और संकेतों के साथ। दुआ करो कि आदिवासी हो जाए मेरे शब्द, नग्न या अर्धनग्न प्रकृति के साहचर्य में जीते जूझते, तीर कमानों से लैस निश्चल प्रेम और विश्वास के बावजूद हर क्षण प्रतिरोध के लिए तैयार। दुआ करो कि घने जंगलों की तरह हो जाए मेरी कविता, मेरी कविता, मेरी कविता, मेरी कविता। दुआ करो कि सभी मात्राएं और चिन्ह बन जाएं जंगली सेनाएं और खड़ी हो जाएं हर षड्यंत्र और दमन के विरुद्ध, जान की चिंता किए बगैर। दुआ करो कि आवेगमयी नदी झरनों की तरह बहे मेरे भाव, पहाड़ों को चीरते चले वे, उनकी लौ का साथ दे हवाएं, वनस्पतियों की सरसराहट और वन्य जीवों की दैनंदिन गतिविधियां। दुआ करो कि कविता के जंगली होने से पहले एक घना जंगल बस जाए मेरे अंदर और मैं अपनी कविता को बना सकूं जंगली। दुआ करो कि घने जंगलों